जी बिल्कुल, वेट लॉस जल्दी होगा। बहुत बिल्कुल सही बात बोली। अगर जीआईटी साथ में मिला लेंगे तो वेट लॉस और जल्दी होगा। चलिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन डार्जुविनाइन के केमिकल फ्री वर्ल्ड में। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग ऑन हाई ब्लड प्रेशर। आज हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। साथियों, आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में एक समस्या बहुत तेजी से स्प्रेड आउट हो रही है, और उस समस्या का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। पूरे वर्ल्ड में 3 में से 1 आदमी आज की तारीख में हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है। नहीं हंसा, हर्षा, मैं इसकी एक हाई ग्रेड प्लास्टिक है उसकी बोतल में पानी लेकर बैठा हुआ हूं, और आप अगर कांच की बोतल में लेके बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। शायद आप अपने विषय में बता रहे हैं, दैट्स ग्रेट। तो पूरे वर्ल्ड में 3 में से 1 व्यक्ति आज की तारीख में हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है, यानी कि हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है। समस्या ये नहीं है कि 3 में से 1 व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है। समस्या ये है कि 3 में से जो एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है, उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन। वर्षा बरोच जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। ये क्या है? ये स्टैट है, ये डेटा है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। समस्या ये है कि 3 में से जो 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित है, उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन है। ठीक बात है। तो आज हम कुछ बात करेंगे आपसे। आज हम क्या बात करेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है ये समझेंगे हम। दूसरी बात हम समझेंगे, व्हाई डज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। क्यों हाइपरटेंशन के पेशेंट कोई व्यक्ति बनता है, क्यों कोई नॉर्मल व्यक्ति हाइपरटेंशन का पेशेंट बन जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके। इसके साथ साथ में ये बॉडी के कौन से पार्ट्स को डैमेज करेगा। इसके साथ साथ में नेचुरल क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से हम हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। और फाइनली जो डार्जुविनाइन का प्रोडक्ट है HBP बैलेंस, वो कैसे काम करेगा। ठीक है जी। तो आइए एक एक चीज को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के प्रेजेंटेशन। व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर। व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर। व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर, इसको समझते हैं सबसे पहले तो। हमारा हार्ट कैसे काम करता है। अवर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप। हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। When the heart pumps blood, it flows through the blood vessels. When the heart pumps blood, when the heart pumps blood, it flows through the blood vessels. It flows through the blood vessels. It flows through the blood vessels throughout the body. Throughout the body. When the heart pumps blood, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो क्या होता है, वेसल्स के माध्यम से हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करना शुरू कर देता है। द प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स, द प्रेशर दैट ब्लड exerts on the wall, on the
walls of these blood vessels, of these blood vessels is called blood pressure. सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, और जब हार्ट पंप करता है तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वेसल्स के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ये वेसल्स हैं और इसके अंदर ये ब्लड है, ये फ्लोट करना शुरू कर देता है। कब शुरू करता है? जब हमारा हार्ट पंप करता है। ठीक है। अब जब ये हार्ट पंप करता है और ब्लड हमारी वेसल्स में फ्लो करना शुरू कर देता है, तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट करता है। किसके ऊपर? इस इन वॉल्स के ऊपर। जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। ठीक है जी साहब। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड blood pressure is measured using two numbers. Blood pressure is measured using two numbers. दो नंबर्स से ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाता है, मेजर किया जाता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब क्या है? जैसे ही हार्ट पंप करता है, ब्लड फ्लो करता है वेसल्स में, वो जो पंप के समय पे ब्लड फ्लो कर रहा है वेसल्स के, यानी कि आपकी धमनियों में, वो जो प्रेशर पड़ता है ब्लड का वॉल्स पे, आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। दिस इज द प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड। दिस इज the pressure when the heart contracts and pumps blood and pumps blood। जब आपका हार्ट ऐसे होता है, ये एक दिस, जब आपका हार्ट, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। आपका हार्ट है, जब आपका हार्ट ऐसे ऐसे करता रहता है, ये प्रेशर हो रहा है, पंप की तरह ऐसे चल रहा है। जब आपका हार्ट ऐसे हुआ तो क्या हुआ? ब्लड का फ्लो तेजी से बढ़ा ब्लड वेसल्स की तरफ। जब ब्लड वेसल्स की तरफ ब्लड का फ्लो तेजी से बढ़ा, और उस समय जो प्रेशर क्रिएट हुआ नसों के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब पंप किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर के साथ में आर्टरीज के अंदर फ्लो किया, और वो प्रेशर जो क्रिएट हुआ वेसल्स की दीवालों के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब क्या हो गया? फिर रिलैक्स हो गया। जैसे ही रिलैक्स हो गया तो क्या हो गया? प्रेशर डाउन हो गया, क्योंकि फ्लो कैसा हो गया? फ्लो कम हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा क्या होगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दिस इज द प्रेशर व्हेन हार्ट रिलैक्सेस। तो पहला हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा हो गया डायस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर। दिस इज द pressure when the heart relaxes, when the heart relaxes between beats। यानी कि जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, उस समय जो आपकी आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है,
उसको बोलेंगे डायस्टोलिक। और जिस समय आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो जो प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड का वेसल्स के ऊपर, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक। इसीलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा अपर साइड पे रहेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, लोअर साइड पे रहता है। जनरली कितना बीपी होना चाहिए, एनीबडी, चलो चैट बॉक्स में अब लिखो, जनरली ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। जब एचबीपी बेचने जाओगे तो जिसको एचबीपी बेचने जाओगे वो आपसे पूछेगा कि सर ये बताओ जनरल ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए, और आप कहने लगे ऊ आ टू टा, फिर तुमसे सुधीर बाबू नहीं लेगा वो तुमसे कब लेगा, हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की तब सुनता है जब सामने वाले व्यक्ति को आपसे ज्यादा ज्ञान होता है। तो जनरल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, बड़ा अच्छा आंसर दे रहे हैं। जनरल ब्लड प्रेशर जो होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर जो होता है, वो कितना होना चाहिए, 120/80। 120/80 जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। 120 यानी कि जिस समय आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तेजी से ब्लड आपकी वेसल्स के बीच में फ्लो कर रहा है, वो ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स की दीवार पे जो पड़ता है उसको बोलेंगे सिस्टोलिक, और वो कितना है, 120। और जब आपका हार्ट रिलैक्स कर गया उस समय ब्लड का प्रेशर आर्टरीज पे कितना पड़ रहा है, वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो होना चाहिए 80। ये कैसे निर्धारित हुआ, 120/80 ही अच्छा है, ये कैसे निर्धारित हुआ, 130/90 क्यों नहीं, 110/70 क्यों नहीं, 100/60 क्यों नहीं, 140/110 क्यों नहीं, ये कैसे निर्धारित हुआ। 1948 में 5,000 लोगों पर अध्ययन किया गया था। 1948 में, वंदना दीदी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंजू जी आपका भी स्वागत है। 1948 में 5,000 लोगों के ऊपर अध्ययन किया गया था, स्टडी करी गई थी कि जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 है उनका लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ कैसी है, और जिनका ब्लड प्रेशर 130/90 है उनकी लाइफ कैसी है, जिनका ब्लड प्रेशर 110/70 है उनकी लाइफ कैसी है। और 5,000 लोगों पे अध्ययन करने के बाद में एक 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 निर्णय पे पहुंचे डॉक्टर्स कि जिनका बीपी 120/80 है उनकी लाइफ ज्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत 130/90 वालों के और 110/70 वालों के। क्लियर हो रहा है, यानी क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर की पद्धति पे ये निर्धारित हुआ है। 5,000 लोगों का अध्ययन किया गया था 1948 में, वहां से हम इस डिसीजन पे पहुंचे कि 120/80 बीपी जो है वो स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी रहना चाहते हैं। ठीक है साहब, चल, व्हाई डज हाई ब्लड प्रेशर ऑकर। अब ये समझने वाली बात है कि भाई साहब ये तो समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट जब पंप करेगा ब्लड तेजी से बहेगा हमारी नसों में, नाड़ियों में, वो जो ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा दीवार के ऊपर उसको बोलेंगे सिस्टोलिक। जब हार्ट हमारा रिलैक्स रहेगा उस समय जो प्रेशर रहेगा ब्लड का दीवार के ऊपर उसको बोलेंगे डायस्टोलिक। ये समझ में हमें आ गया, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, ये समझ में आ गया। ठीक है साहब, अब दूसरी चीज, वाई डज हाई ब्लड प्रेशर ऑकर। ये प्रेशर ऑकर, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, क्यों हाई बीपी होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। नंबर एक, एक्सेस सॉल्ट इनटेक। जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा रहती है।
जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं ऐसे लोगों को हाई बीपी रहने की संभावना ज्यादा रहती है। आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जो ये मानने को तैयार हैं कि वो नमक का सेवन ज्यादा करते हैं? शायद कोई मानेगा नहीं इस बात को, शायद कोई नहीं मानेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो महीने में 1 से 2 बार पानी पूरी खाते हैं? पानी के बतासे, पानी के बतासे जानते हो आप लोग? पूरे 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 ऑल ओवर इंडिया से लोग बैठे हुए हैं। तो मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पानी पूरी कम से कम महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार खाते हैं? नहीं, सभी तो नहीं खाते नीलेश, मैं तो नहीं खाता, है ना? लेकिन लोग पानी पूरी बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। मंजू खाती है, बहुत बढ़िया। ईमानदारी से बताओ भाई। हाँ, गोलगप्पे अनीता अग्रवाल जी भी खाती हैं, बहुत बढ़िया। और ये वास्तव में अच्छे लगते हैं, नो डाउट अच्छे लगते हैं। और अगर रोड पे खा रहे हो तो उसका आनंद ही अलग है। रीना भी खाती है, बहुत बढ़िया। अंजू जी भी खाती है, दैट्स ग्रेट, सुपर। सबसे सबसे ज्यादा नमक आप पानी पूरी के माध्यम से अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा नमक पानी पूरी के माध्यम से आप अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं। ठीक है। नमक में क्या मिलेगा? नमक में मिलेगा सोडियम। नमक में क्या होता है? सोडियम होता है ना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सुना है ना? तो नमक में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सोडियम। और सोडियम क्या करता है? सोडियम क्या करता है? सोडियम आपकी बॉडी में पानी को रोक कर रखता है। सोडियम आपकी बॉडी में पानी को रोक कर रखता है। सोडियम पानी को अट्रैक्ट करता है। अब सोडियम जब पानी को अट्रैक्ट करता है, यानी कि आपके शरीर का पानी पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकल पाएगा, शरीर में पानी रुकने लगेगा, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? ब्लड का वॉल्यूम पहले था 4.5 लीटर, 5 लीटर। अभी क्या है कि आप शरीर से पानी नहीं निकाल पा रहे हो, पेशाब आपको अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि खूब सारा नमक आपने खा लिया है। वो नमक क्या कर रहा है? पानी को अट्रैक्ट कर रहा है, पानी को सेल्स के अंदर बांध के रख रहा है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब आप किसी जगह 2 लीटर का फ्लो मेंटेन कर रहे हो, 5 लीटर का फ्लो मेंटेन कर रहे हो, उसी जगह पर अगर 6 लीटर का फ्लो मेंटेन करना शुरू कर दोगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। 5 लीटर का ब्लड फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में। आपने सोडियम भरपूर मात्रा में खाया, खूब कस के नमक खाया। जब नमक आपने खूब कस के खाया, तो ये नमक क्या कर रहा है? शरीर से पानी को निकलने नहीं दे रहा है, शरीर में पानी रोक कर रख रहा है। जब शरीर में पानी रोक कर रखेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। शुद्ध भाषा में बात करें तो जो आदमी ज्यादा नमक खाएगा उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा संभावना है बढ़ने का। ठीक है साहब? तो पहला कारण क्या है कि आप एक्सेस सॉल्ट इंटेक, सिर्फ पानी पूरी से नमक नहीं बढ़ता है, बहुत सी चीजों से नमक बढ़ता है। जो भी प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हैं, इन सारे प्रोसेस्ड फूड में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप जो लेस खाते हैं, आपके यहां पर जो दालमोट आती है, यानी नमकीन आती है, हल्दीराम की है, चाहे वो बीकानेर की है, चाहे बीकानो की भुजिया खा रहे हो, आलू भुजिया खा रहे हो, इन सब में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा क्या है? प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड, जो भी खाना प्रोसेस करके बनाया गया है, उस खाने को यदि आप खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो खाना भगवान ने नहीं बनाया है, जो खाना आपकी मिसेस ने नहीं बनाया है, आपकी बहू ने नहीं बनाया, आपकी बेटी ने नहीं बनाया, जो खाना फैक्ट्री में बन रहा है, जो खाना बाजार में बन रहा है, जिस खाने को प्रोसेस करके बनाया जा रहा है, ऐसा भोजन दिव्या शुक्ला यदि आप लेते हैं तो क्या होगा बेटा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब फिर कोई पूछेगा कि रणवीर सर, प्रोसेस्ड फूड खाने से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? प्रोसेस्ड फूड जैसे ही आप खाते हो, इमीडिएटली आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करता है, इंसुलिन बहुत तेजी से बढ़ता है। और जैसे ही इंसुलिन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इंसुलिन किडनी को यह संदेश देता है
कि सोडियम को रोक के रखो, सोडियम को निकलने मत देना। सोडियम अगर बॉडी में रुक गया तो क्या करेगा, पानी को खींचेगा अपनी तरफ, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फिर वही बात होगी जो मैंने समझाई थी आपको, फिर वही बात होगी मैंने आपको समझाई थी। प्रोसेस्ड फूड खाने के बाद में इंसुलिन अचानक से बढ़ जाता है, और ज्यादा इंसुलिन क्या करता है, किडनी को मैसेज देता है कि सोडियम को रोक के रखो, सोडियम को निकलने मत दो। सोडियम अगर बॉडी में रुक गया तो पानी को खींचेगा अपनी तरफ, पानी को अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा पानी आपकी बॉडी में रहेगा उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है साहब, चल दूसरी चीज, तीसरी चीज, तीसरी चीज, क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस, जो लोग लगातार जो लोग लगातार दबाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। ठीक है जी। लगातार तनाव में रहने से, लगातार स्ट्रेस में रहने से होता क्या है, आपकी बॉडी में, ये आप लोग नोट करते रहिए कहीं ना कहीं, आपको इजी रहेगा बात करने में। जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हो तो स्ट्रेस में क्या होता है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम क्या होता है, कॉर्टिसोल। लगातार अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस आप किस में हो, फाइट या फ्लाइट मोड में हो, या तो लड़ने के मोड में हो या भागने के मोड में हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, पतली हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। और जब नैरो हो जाएंगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये आपकी ब्लड वेसल है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस के समय पे कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये कॉर्टिसोल जो है ये हाई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अब ये कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, ये फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाएगी बॉडी आपकी, फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाएगी, या तो लड़ो या भागो। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा ये कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये नैरो हो जाती हैं, ये नैरो हो गई, यानी कि जितनी जगह इनको दी गई थी, ये उस जगह से यहां पर क्या हो गई, कमी हो गई। पानी का पाइप जो है वो कैसा हो गया, सकरा हो गया। जैसे ही पानी का पाइप सकरा हुआ तो क्या हो गया, क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया ब्लड का, यहां पर ब्लड का प्रेशर कैसे हो जाएगा, ये मान लीजिए ब्लड है, ये ब्लड है, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, दीवालों पे बढ़ जाएगा। क्रॉनिक स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए आप लोग जब अपने हस्बैंड वाइफ लड़ते हो आपस में तो क्या कहते हो, क्यों बीपी बढ़ा रहे हो, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, कहते हो नहीं कहते हो, तुम्हारा बीपी इतना क्यों बढ़ रहा है, तुम इतना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो। कब कहते हो ये, जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई करते हो, नोक झोंक शुरू हो जाती है जब, तो यही तो कहते हो, क्यों बीपी बढ़ा रहे हो अपना। बीपी कब बढ़ेगा, जब झगड़ा करोगे। तो इसलिए आज के बाद से झगड़ा बंद। क्यों झगड़ा बंद, झगड़ा करोगे तो क्या होगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो क्या होगा, आपकी जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी। जब नैरो हो जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, वो अभी बताते हैं आपको कुछ देर बाद। ठीक है साहब, चलो। इसके साथ साथ में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग भी ये देख रहे हैं, कारण का निवारण बहुत जरूरी है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो लोग दिन भर पड़े रहते हैं, डले रहते हैं, काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। नंबर 5, जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि नसों नाड़ियों में सूजन आ जाती है, और जब जगह फिर सक्रिय हो जाती है और अगेन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में
इरेगुलर इरेगुलर स्लीप हैबिट्स। इरेगुलर स्लीप हैबिट्स यानी कि जो लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अच्छे नींद नहीं आती है, तो क्या होता है, इरेगुलर स्लीप हैबिट्स में कॉर्टिसोल अगेन रिलीज होता है बॉडी में, और ये कॉर्टिसोल सेम यही काम करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, बीपी बढ़ जाता है। ठीक है साहब। तो ये मैंने कुछ कॉमन फैक्टर्स बताए हैं, इसके साथ साथ में और भी अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कि आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी, आपका हार्ट क्या है, बेसिकली आपका हार्ट एक पंप है। आपका हार्ट एक पंप है, और उस पंप को कितनी जगह की सिंचाई करने के लिए तैयार किया गया था, 1 एकड़ की सिंचाई करने के लिए तैयार किया गया था। जब आपकी मैरिज हुई थी, उस समय आप कितने किलो के थे, 54 किलो के, 55 किलो के, है ना, बहुत ज्यादा हो गए तो 60 किलो के हो गए। लेकिन आज की तारीख में जब आपकी उम्र 45 हो गई है, 50 हो गई है, 55 हो गई है, अब आप कितने किलो के हो गए हो, 80 किलो के, 85 किलो के, 90 किलो के। हार्ट की जिम्मेदारी कितने की थी, 1 एकड़ की सिंचाई करने के लिए। अब हार्ट को कितनी सिंचाई करनी पड़ रही है, 2 एकड़ की सिंचाई करनी पड़ रही है, डबल सिंचाई करनी पड़ रही है। हार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो बट नेचुरल बात है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है साहब। तो ओबेसिटी, अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम कीजिए, क्योंकि वजन एक बहुत बड़ा कारण है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने का। तीसरी बात, हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत हाई रहते हैं आपके, तो ये भी ब्लड प्रेशर के कुछ कारण हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो सकता है। ठीक है साहब। चलो, कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे अब बीपी बढ़ा है घटा है, सबसे पहले तो बीपी चेक करने वाली मशीन आपके घर में रखी होगी, उससे बीपी चेक करिए अपना। नई मशीन है तो आसपास के कोई डॉक्टर से चेक कराइए। अपने बीपी को मॉनिटर करते रहिए, लगातार मॉनिटर करते रहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल के आसपास हो गई है तो बीपी लगातार मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ये भी संभव नहीं है, तो आइए कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम क्या आता है, हेडेक। सबसे पहला सिम्टम क्या आता है, हेडेक। हेडेक यानी कि सर दर्द। जिन लोगों को सुबह उठने के बाद में सर में दर्द बना रहता है, या अचानक से फ्रंटल हेडेक रहता है। फ्रंटल हेडेक समझते हैं आप लोग, एनीबडी? यानी कि सामने ये पट्टी, सुधीर कुमार शर्मा, ये पट्टी सामने वाली देखो, यहां पर दर्द अगर हो रहा है किसी को, सुबह उठे और ये पूरा फटा जा रहा है, या शाम के समय ये दर्द होना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर आपको चेक कराने की जरूरत है। ठीक है जी। चलो, आइए दूसरा क्या सिम्टम होगा इसका, डिजीनेस। डिजीनेस, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना। अगर लगातार आपको चक्कर आते हैं तो ये भी इसका एक लक्षण है। एंजाइटी और नर्वसनेस। एंजाइटी और नर्वसनेस। एंजाइटी और नर्वसनेस आपका लगता है, वो क्या बड़ा अच्छा सा गाना है, दिल डूबा दिल डूबा। अगर दिल आपका डूब रहा है, बार बार आपको लग रहा है मेरा दिल डूबा जा रहा है, आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हो, आप बहुत एंसियस हो रहे हो, बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, तो ये भी एक प्रकार का सिम्टम है कि आपका बीपी ऊपर हो सकता है। रैपिड हार्ट बीट। एक मूवी आई थी बहुत पहले, क्या था वो, धक धक करने लगा। कौन सी मूवी का गाना है, एनीबडी कोई बता सकता है? धक धक करने लगा, मेरा जियरा डरने लगा। ये बिल्कुल सिम्टम है भाई साहब हाई ब्लड प्रेशर का। नहीं भाई, धक धक करने लगा, मेरा जियरा डरने लगा, बताओ भाई किस मूवी का गाना है? नहीं, सूरज दिल का नहीं है यार, माधुरी दीक्षित का गाना है, ये बात सही है बिल्कुल। आप लोग मूवीज कम देखते हो, अरे चित्रा गलत, ये भी नहीं है। एक मूवी थी बेटा, बेटा मूवी का गाना है। हाँ बहुत बढ़िया, काजल बहुत समझदार है, काजल मेहता बहुत समझदार।
केबीसी खेल रहे हैं हम लोग यहां पर, है ना। काजल मेहता जो है, ये जीत गई 10 करोड़ का इनाम, बहुत बढ़िया। तो रैपिड हार्ट बीट यानी धक धक करने लगे और मेरा जियरा डरने लगे, यानी आपको डर भी लगने लगे और दिल की धड़कन बढ़ जाए, तो समझ लो ब्लड प्रेशर चेक करने की जरूरत आ गई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है साहब, चलो। इसके साथ साथ में फटीग, थकान, अगर थकान बहुत रहती है आपको, ये भी हार्ट बीट का, ये भी आपका सिम्टम है कि आपका बीपी बढ़ा हो सकता है। पुअर स्लीप, नींद अच्छी नहीं आ रही है, और साथ साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस फूल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सिम्टम्स हैं हाई बीपी के। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने की जरूरत है। नहीं मॉनिटर करता मैं नहीं चेक करता, क्या होगा, आइए समझते हैं। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं इन सिम्टम्स को, तो होगा क्या, तो होगा क्या, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, आइए समझते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपने इग्नोर करा, आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, क्या समस्याएं आ सकती हैं। नंबर एक, हार्ट अटैक। अगर हाई ब्लड प्रेशर को आप लगातार इग्नोर कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, आप उसकी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, लाइफस्टाइल में सुधार नहीं ला रहे हैं, तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि आपकी हार्ट मसल्स को ये वीक कर देगा। लगातार ब्लड प्रेशर अगर हाई रहेगा तो आपकी हार्ट मसल्स वीक हो जाएंगी, और वीक हार्ट मसल्स क्या करेगा, एक समय पर वो मसल्स पंप करना बंद कर देंगी। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। दूसरा क्या संभावना है, स्ट्रोक। ये ये मान लीजिए ये वेसल है, इसके अंदर कैपेसिटी है 5 लीटर की, और इसके अंदर आपने 7 लीटर डाल दिया, तो क्या होगा, ये फट जाएगा। ब्रेन के अंदर बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी, बहुत पतली पतली सी ब्लड वेसल्स हैं, जिन ब्लड वेसल्स से ब्लड होके गुजरता है। अगर जरा सा भी बीपी बढ़ा, यानी कि जरा सा भी लिमिट से बीपी बढ़ गया, तो क्या होगा, ये माइन्यूट सी जो ब्लड वेसल है ये फट जाएगी, और यहां पर पूरा ब्लड भर जाएगा, ये पूरा ब्लड भर जाएगा। ब्रेन हेमरेज सुना है ना आप लोगों ने, पैरालिसिस जानते हो ना आप लोग, लकवा जानते हो आप लोग, लकवा, पैरालिसिस, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ये सब इसी का परिणाम है। इनके मूल कारण क्या है, हाई बीपी। लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं हाई बीपी को। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको हल्के में मत लीजिए, आपके पूरे जीवन को जो है नरक बना सकता है, नरक बना सकता है। इससे तो मर जाए आदमी ठीक है, लेकिन वो पैरालिसिस जो हो जाता है, उसके बाद में जो बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, उसके बाद परिवार और आप खुद, जो पेशेंट है वो खुद और परिवार दोनों की जिंदगी जो है नर्क हो जाती है। तीसरी चीज, किडनी डैमेज। किडनी डैमेज, अगर आपको पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, आप रात में 3 4 5 बार पेशाब करने के लिए उठते हो, तो आपको अपना बीपी जरूर चेक करा लेना चाहिए। क्योंकि क्योंकि होता यह है कि किडनी की भी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं, और जैसे ही बीपी बढ़ता है तो वो क्या करता है, वहां पर भी वो नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देता है, वो फट जाती हैं नसें, और फिर नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं, किडनी के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, और फिर किडनी इशू आना शुरू हो जाता है। सेम यही चीज होती है आईज के साथ भी, आई डैमेज,
सेम यही चीज होगी। क्या होगा भाई साहब? रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी होती हैं? बहुत बड़ी होंगी क्या? नहीं साहब। रेटिना तक जो न्यूट्रिशन को लेके जा रहा है ब्लड ब्लड वेसल्स, वो बहुत पतली होती हैं। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या होता है, वो वहां फट जाती है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा शराबियों की आंखें, जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो आपने देखा होगा उनकी आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। क्यों लाल हो जाती हैं? क्योंकि इस तरह का कोई भी आप जब लेते हो, अल्कोहल लेते हो या ड्रग्स लेते हो, तो ये क्या करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, माइन्यूट माइन्यूट सी जो कैपिलरीज हैं वो फट जाती हैं, और वहां से ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है, और वही रिसाव आपको अपनी आंखों में दिखाई पड़ता है। आदमी कहता है ना, गुस्से से उनकी आंखें लाल थी। सुना है नहीं सुना? गुस्से से उनकी आंखें कैसी थी? लाल थी। सुना होगा आपने। गुस्से से आंखें कैसे लाल हो सकती हैं भाई? मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरी आंखें कैसे लाल हो सकती हैं? मेरी आंखें ऐसे लाल हो सकती हैं कि जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेरी बॉडी में कार्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। कार्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ने से फाइट और फ्लाइट मोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेरी जो ब्लड वेसल्स वैसे ही बहुत माइन्यूट थी, वो और पतली हो गई, वो और नैरो हो गई। और नैरो होने की वजह से उनमें से कुछ ब्लड वेसल्स फट गई, और जिसकी वजह से ब्लड का रिसाव हो गया, जिसकी वजह से खून का रिसाव हो गया, और मेरी आंखें लाल हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? गुस्सा हुआ, कॉर्टिसोल बढ़ा, कॉर्टिसोल बढ़ा, ब्लड वेसल्स पतली हुई, ब्लड वेसल्स पतली हुई, वो फट गई, ब्लड का रिसाव हो गया, आंखें लाल दिखने लगी। तो गुस्से से आंखें क्या हो गई? लाल हो गई। तो आंखें डैमेज हो सकती हैं इससे। ठीक है साहब, चलो। मैनेजमेंट क्या है इसका? हाउ टू मैनेज? कैसे मैनेज करेंगे? हाउ टू मैनेज ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए? नंबर एक, लाइफ स्टाइल। नंबर एक, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में डेली वॉकिंग। कुछ नहीं करते तो कम से कम क्या करो, डेली वॉक तो करो। कितना? कम से कम 30 मिनट का वॉक करो। हेल्दी वेट मेंटेन करो। और हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जठराग्नि को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीआईटी और फोरवेल को अपने अपनी डेली हैबिट्स में शामिल करना पड़ेगा। जब पानी पिएंगे फोरवेल डाल के पिएंगे, सुबह शाम 2 टाइम जीआईटी जरूर पिएंगे। ठीक है? पाचक अग्नि सही रहेगी तो वेट मेंटेन बना रहेगा। तीसरा, खूब जम के सिगरेट पीनी है और दारू पीनी है। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। क्या करना है? खूब जम के दारू और सिगरेट पीनी है? नहीं भाई। दारू अगर पीते हो तो छोड़ देनी है, सिगरेट अगर पीते हो तो छोड़ देनी है। ये कमबख्त मुंह की लगी छूटती नहीं है, लेकिन छोड़नी तो पड़ेगी बाबू। अगर कहने से नहीं मानोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो डॉक्टर मनवा देगा, एडमिट कर लेगा, अपने आप छूट जाएगी। ठीक है, छोड़ दीजिए जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी छोड़ दीजिए। लाइफ स्टाइल में उसके बाद में हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेनी होगी। हेल्दी डाइट में क्या आएगा? रिड्यूस सॉल्ट इनटेक। जो लोग भी नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नमक कम कर देना चाहिए। नमक कम कर देना चाहिए। रिड्यूस्ड सॉल्ट इनटेक, लेकिन इतना भी कम मत करिएगा कि लो बीपी हो जाए। रिड्यूस सॉल्ट इनटेक। ठीक है? मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ज्यादा हरी सब्जियां और फल खाना शुरू करिए। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। और क्या करना है? स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए।
आप पूछेंगे रणवीर सर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? स्ट्रेस को मैनेज करने का एक ही तरीका है, सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर योरसेल्फ। जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, उसकी स्ट्रेस ईश्वर ले लेते हैं अपने सर पे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से बोलते हैं 18वें अध्याय में भगवत गीता में कि सब धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा। मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं कि मैं तेरा सब कुछ सही कर दूंगा, तेरे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उस व्यक्ति को गारंटी देता हूं कि जो उसके पास नहीं है वो उसको मिल जाएगा, और जो उसके पास है वो सुरक्षित रहेगा। अनीता अग्रवाल जी, बात समझ में आई? वर्षा बरोज जी, चंद्रा मैम। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यहम। यानी कि जो तेरे पास है वो सुरक्षित रहेगा, और जो तेरे पास नहीं है वो मैं लाके दूंगा, अगर तू अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। यहां पर अनन्य भाव से चिंतन का मतलब भगवान ये नहीं कह रहे तू सिर्फ मेरे ही चिंतन कर। जिस काम को आपने चुना है, जिस काम को आपने चुना है, आप उस काम का अनन्य भाव से अगर चिंतन करते हैं तो विश्वास मानिए योग और क्षेम दोनों आपके साथ रहेंगे। जो नहीं है उससे आपका योग करा दिया जाएगा, जो है वो सुरक्षित कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे संग पंगा क्या है, हम डिस्ट्रैक्टेड बहुत हो जाते हैं, अनन्य भाव से चिंतन कर ही नहीं पाते। अनन्य भाव से चिंतन करिए, जो कर रहे हो आप, जो कर रहे हो, आप ब्रूचर हो, आप प्रीचर हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कलेक्टर हो, आप बलट्टर हो, जो भी कुछ कर रहे हो, चिंतन कैसा होना चाहिए? अनन्यास चिंतयन्तो। अनन्य भाव से आप उसका चिंतन करिए, सफलता गारंटेड मिलेगी ही मिलेगी। मुझे आपको हाई बीपी पढ़ाना था, सुबह से मैंने सिर्फ हाई बीपी ही पढ़ा है। मेरे मेरे यूट्यूब में, मेरी बुक्स में कहीं भी कुछ आपको और दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर हाई बीपी पढ़ाना है तो सुबह से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ हाई बीपी ही मेरे दिमाग में चल रहा है। अनन्यास चिंतन। आप डार्जुवी 9 में आए हो, और डार्जुवी 9 को ही अगर आप अनन्य भाव से चिंतन करते हैं तो मैं आपको रिटर्न गारंटी दे सकता हूं आज के 1 साल बाद आपका जो भी लक्ष्य है वो जरूर पूरा हो। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में अगर विचार बदलते हैं आपके, और थोड़ी थोड़ी देर में आप प्लेजर मोड में चले जाते हो, तो क्षमा कीजिएगा, तो भटकती हुई आत्मा की तरह पूरा जीवन गुजर जाएगा। भटकती हुई आत्मा की तरह पूरा जीवन गुजर जाए। ठीक है साहब? तो क्या करना है? अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है तो शरणागति। किसी भी काम, एक काम को चुन लीजिए, उसकी शरण में चले जाइए, जरूर सपोर्ट मिलेगा। अब चौथा, पहला मैंने कहा लाइफ स्टाइल, फिर मैंने कहा डाइट, फिर मैंने कहा स्ट्रेस, और चौथा है हर्बल सपोर्ट। हर्बल सपोर्ट। अब हर्बल सपोर्ट में क्या है? दिस इज वेयर दिस इज वेयर HBP बैलेंस टैबलेट कैन दिस इज वेयर HBP balance tab can provide additional support. एडिशनल सपोर्ट। तो 4 तरह से हम ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, स्ट्रेस मैनेजमेंट के माध्यम से, और चौथा हर्बल सपोर्ट के माध्यम से। हर्बल सपोर्ट में हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है HBP बैलेंस। ये आपको एडिशनल सपोर्ट देगा ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके कंटेंट सुन लीजिए, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुन लीजिए। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? नंबर 1, कितना टाइम बचा? 10 मिनट। अर्जुन। इसके अंदर मिलेगा आपको अर्जुन, जो क्या करेगा? स्ट्रेंथन
हार्ट की मसल्स को ताकत देता है अर्जुन, और इसके अंदर आपको अर्जुन मिलेगा। ठीक है साहब, इसके अंदर आपको अर्जुन मिलेगा। दूसरा इसके अंदर है अश्वगंधा। मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, सारे पॉइंट नहीं लिख रहा हूं। इसके अंदर मिलेगा आपको अश्वगंधा। अश्वगंधा इज वन ऑफ द एडेप्टोजेनिक हर्ब। ये क्या करेगा, रिड्यूसेस स्ट्रेस, तनाव को कम करने में अश्वगंधा इज वन ऑफ द बेस्ट हर्ब। इसके साथ साथ में हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है जी साहब। चलो, इसके अंदर है जटामांसी। जटामांसी, शुरुआत में नाम याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन लगातार पढ़ते रहोगे तो याद आ जाएगा। इसके अंदर है जटामांसी। जटामांसी क्या करता है, काम्स द माइंड। जो आपका चित्त हमेशा परेशान रहता है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहता है, बहुत सारे विचार एक साथ में आते रहते हैं, और इन चीजों की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल की वजह से क्या होता है, आपकी वेसल्स जो है नैरो हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जटामांसी क्या करेगा, आपको काम करेगा, कूल करेगा, विचारों की गति को धीमा करेगा, जो बेचैनी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उसको शांत करेगा जटामांसी। इसके अंदर है जटामांसी। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी दवाई आती है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत पहले से दी जा रही है, उसका नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा इसके अंदर मिलेगा आपको। सर्पगंधा क्या करता है, वन ऑफ द फेमस आयुर्वेदिक हर्ब है। ये आपका हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर, एचबीपी, हाई ब्लड प्रेशर। क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब कुछ, अगेन मैं कह रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। आप जब किसी से बात करेंगे तो उससे क्या कहेंगे, ये हमारी एचबीपी टेबलेट है, ये 500 रुपीज कॉस्ट करती है, इसका एक सुबह एक शाम जब लेते हैं आप खाने से पहले, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। क्या मिला हुआ है इसके अंदर, अर्जुन मिला हुआ है जो आपकी हार्ट वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है, अश्वगंधा मिला हुआ है जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जटामांसी मिला हुआ है जो आपके आपके ब्रेन को काम करता है, कूल करता है, सर्पगंधा मिला हुआ है इसके अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज किसी को भी है आयुर्वेद का, तो उसे अच्छे से पता है कि सर्पगंधा इज वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब, वन ऑफ द फेमस आयुर्वेदिक हर्ब, जो ब्लड प्रेशर के लिए सदियों से डॉक्टर्स दे रहे हैं, सदियों से डॉक्टर्स दे रहे हैं। सर्पगंधा इसके अंदर मिला हुआ है। इसके साथ साथ में इसके अंदर मिला हुआ है पुनर्नवा। पुनर्नवा, और पुनर्नवा क्या करेगा, ये रिड्यूसेस ब्लड, रिड्यूसेस फ्लूइड रिटेंशन। यानी कि अगर आपने सोडियम आपकी बॉडी में ज्यादा है, और सोडियम ज्यादा होने की वजह से शरीर के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, शरीर में सूजन ज्यादा है, पुनर्नवा देंगे तो पुनर्नवा क्या करेगा, जो एक्सेस, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है आपकी बॉडी में उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगा। जब एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, बीपी भी कम हो जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको, समझ में आ रही है बात आपको। और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर है आंवला, और इसके अंदर है आंवला। आंवला क्या करेगा, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, विटामिन सी है। तो ये क्या है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से क्या है, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन
ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो स्वेलिंग आ जाती है उस स्वेलिंग को ये कम कर देता है, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है साहब। चलो, और क्या मिलेगा इसके अंदर? और इसके अंदर मिलेगा गोटू कोला। इसके अंदर मिलेगा गोटू कोला। इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ये क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देता है, तो ब्लड आपका क्लॉग नहीं करने पाएगा, ब्लड ब्लड का थक्का नहीं जमने पाएगा। आपने सुना होगा, अक्सर लोग बोलते हैं कि सर वो ब्रेन हेमरेज हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि खून का थक्का जम गया था। ये खून का थक्का नहीं जमने देगा। ब्लड थिनर्स लोग खाते हैं खून को पतला करने के लिए, तो ये क्या करता है? ये खून को पतला रखेगा, जिससे कि ब्लड इजिली क्या करता रहे? ब्लड इजिली फ्लो करता रहे, ब्लड इजिली फ्लो करता रहे। अगेन इसके साथ में एक काम और करता है, ये रिड्यूसेस स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी ये कम करता है। ठीक है साहब, ये इसके अंदर मिला हुआ है गोटू कोला। तो क्या क्या मिला हुआ है? अर्जुन, अश्वगंधा, जटामांसी, सर्पगंधा, पुनर्नवा, आंवला और गोटू कोला, ये इसके अंदर औषधियां मिली हुई हैं। ठीक है। कैसे लेना है? डोज क्या रहेगी इसकी? मैं एक ही पेज पे सब लिखे दे रहा हूं। डोजेस क्या रहेंगी इसकी? 1 to 2, 1 to 2 टैबलेट्स बिफोर मील, खाने से थोड़ा पहले ले लीजिए, बिफोर मील। 1 से 2 गोली खाने से पहले आप ले लेंगे, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट ट्रेनिंग हो गई हमारी HBP टैबलेट की। तो लोग आपसे पूछते हैं ना कि व्हाई यू हैव ज्वाइन डार्जुविनाइन, आपने डार्जुविनाइन क्यों ज्वाइन किया? तो आपके पास में बहुत सरल सा जवाब है कि मैंने डार्जुविनाइन इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूं, या लोगों की सेवा करना चाहता हूं। कम पैसों में टारगेटेड प्रोडक्ट्स हम लोगों को देना चाहते हैं। कम पैसों में लोगों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, इसलिए हमने डार्जुविनाइन चुना है। अगर किसी अन्य कंपनी के साथ आप जाते हैं और वहां पर आप इसी ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको वहां पर ओमेगा 3 भी देना पड़ेगा, आपको गार्लिक भी देना पड़ेगा, आपको कार्डियो एक्टिव भी देना पड़ेगा, आपको 3 चीजें देनी पड़ेंगी, और 3 चीजें कितने की हो जाएंगी? 2,000 रुपए की। और यहां पर वही काम आप कितने में कर रहे हैं? 500 रुपए में। 500 रुपए में। और ये 500 रुपए भी जब लॉयल्टी में चेक करेंगे तो लगभग लगभग 300 रुपए का पड़ेगा। यानी 300 रुपए, 350 रुपए में आप किसी व्यक्ति को 1 महीने का ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, औषधियां दे रहे हैं। इसलिए गारंटेड है कि उसको 3 से 5 दिन के अंदर उसका बीपी नॉर्मल होगा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर सर्पगंधा मिला हुआ है। ठीक है ना? तो बड़ा क्लियर कट जवाब है कि क्यों ज्वाइन किया। इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स नहीं देना चाहते थे, हम लोगों को टारगेटेड प्रोडक्ट्स देना चाहते थे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट देना चाहते थे, उनकी समस्या का समाधान सिंगल टैबलेट के माध्यम से करना चाहते थे, बंचेज ऑफ प्रोडक्ट्स के माध्यम से नहीं, बहुत सारे पैसे लेके नहीं, कम पैसों में लोगों की समस्या का समाधान करने का सबसे बेहतरीन उपाय में दिखाई पड़ा डार्जुविनाइन। दैट्स व्हाई आई हैव ज्वाइंड डार्जुविनाइन। ठीक है चंद्रा मैम, समझ में आ रहा है? वर्षा जी समझ में आ रहा है? चलो, थैंक यू सो वेरी मच। आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आया होगा आज ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, और डार्जुविनाइन का कौन सा वो सिंगल प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के माध्यम से हम ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर की अगर दवाइयां खा रहा हो तो कृपया करके उसकी दवाइयां बंद मत कराइएगा। उन दवाइयों के साथ में HBP की टेबलेट को स्टार्ट कीजिएगा। धीरे धीरे मॉनिटर करते रहिए। जैसे जैसे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, डॉक्टर खुद ही उनकी मॉडर्न मेडिसिन बंद कर देंगे, और कुछ दिन बाद हो सकता है कि उनको उनको एलोपैथिक मेडिसिन ना लेनी पड़े, मॉडर्न मेडिसिन ना लेनी पड़े। ठीक है जी साहब, चलो।
दूसरी चीज बता दूं आपको, किसी ने पूछा है सर डी स्ट्रेस दे सकते हैं क्या? बिल्कुल डी स्ट्रेस दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तनाव रहता है, बहुत ज्यादा उलझन रहती है, तो एचबीपी के साथ में डी स्ट्रेस दिया जा सकता है। कल हम दो सब्जेक्ट पे और बात करेंगे, कल फिर आप लोग आइएगा। कल हम दो सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे। कल हम बात करेंगे लो बीपी के ऊपर। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और उनके पास में कोई दवाई नहीं है। जब मुझसे लोग पूछते थे इससे पहले वाली कंपनी में कि सर लो बीपी में क्या देना है, तो मेरे पास में कोई आंसर नहीं होता था। मैं सिर्फ एक बात बोलता था कि भैया कॉफी पिलाओ। क्या करो भैया? कॉफी पिलाओ। कॉफी दोगे तो कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर जाता है। कल हम आपसे लो बीपी के ऊपर बात करेंगे, आपसे बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो हाई कोलेस्ट्रॉल और लो बीपी की कल हम ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है जी, तो तैयार रहिएगा। कल शाम 7 बजे फिर से हम मिलेंगे। चित्रा जी क्या आप पूछना चाहते हैं? प्लीज पूछिए, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? आप अनम्यूट अपना वीडियो ऑन कर लीजिए तो हम आपको अनम्यूट कर दें। एलबीपी, हाँ तो मैं एलबीपी पूरा गहराई से समझेंगे लो बीपी को। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए। नहीं नहीं, क्या नहीं देना चाहिए गुप्ता जी? क्या नहीं देना चाहिए का तो सवाल ही नहीं उठता। जो चीजें मैंने मना करी हैं आपको, जो चीजें मैंने मना करी हैं एचबीपी के लिए, मतलब हाई ब्लड प्रेशर में जिन चीजों को मैंने मना किया है, आपको अवॉइड करने के लिए बोला है, जिनको पेसमेकर लगा हुआ है उनको ये चीजें नहीं देनी है। आप अपनी एचबीपी की टेबलेट बहुत इजीली दे सकते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान उनको नहीं होगा। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो वेरी मच। हाँ बिल्कुल, ये तो अवॉइड करना ही है ना, यही अवॉइड करना है। सॉल्ट अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, स्ट्रेस अवॉइड करना है, स्लीप की रेगुलरिटी अवॉइड करनी है आपको, अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करनी है, यही चीजें अवॉइड करनी है। सर पेसमेकर लगा हो उसको भी